हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत करता हूं रेजोनेंस इंदौर के यूट्यूब चैनल पर। और यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आपने हमारे द्वारा दिया गया सैंपल पेपर सॉल्व करा है और अब आप चाहते हैं कि आपको उसके आंसर्स भी पता लगे, क्योंकि क्वेश्चन करने से ज्यादा ये पता होना चाहिए कि जो हमने आंसर निकाला है वो सही है या गलत। तो चलिए आज एक एक करके हम इसके सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकालते हैं। आज के इस वीडियो में आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे और अगले वीडियोस में फिर हम ऐसे ही छोट है, ठीक है। जैसे सेक्शन ए के सॉल्यूशंस आपको यहाँ अवेलेबल है, ऐसे बी सी डी ई सबका आपको सेगमेंट मिल जाएगा। आपको जिस भी क्वेश्चन को देखना है उसके हिसाब से आप आंसर देख सकते हैं। आपने जो पहला क्वेश्चन दिया था वो था द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 4x - 3√2 हैज, कैसे रूट्स होंगे इसके। तो याद रखिए बच्चों, नेचर ऑफ रूट डिसाइड करने का तरीका क्या होता है, b² - 4ac दैट शुड बी 0 या ग्रेटर देन 0, है ना, यही होना चाहिए। तो आप इसके हिसाब से कंडीशन लगाते हैं। अब इसकी जो वैल्यू आएगी वो बता देगी, यदि रियल चाहिए तो, और यदि आपको इमेजिनरी चाहिए तो कुछ और हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या आएगी हमारी वैल्यू। 20 की वैल्यू आएगी -4 और इसका स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ ए की वैल्यू मेरी 1 है और सी की वैल्यू -3√2। जब मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो ये 16 माइनस और माइनस प्लस और ये बन जाएगा 12√2। भले ही ये ऐड ना हो बट मुझे ये पता लग रहा है कि ये पॉजिटिव पार्ट है। और मुझे पता है यदि b² - 4ac पॉजिटिव आ जाए, ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो मेरे 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स हो जाते हैं। तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, ए आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। ओके, इफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 144। क्या बोल रहा है, स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द रूट जीरोस। तो पहले जीरोस पता करते हैं इसके, तो अल्फा और बीटा है, ठीक है। आप क्वेश्चन कह रहा है इसका डिफरेंस क्या है, अल्फा माइनस बीटा, और कह रहे हैं इसका स्क्वायर भी कर दो, तो स्क्वायर 144 के बराबर आता है। अब मुझे पता होना चाहिए कि अल्फा माइनस बीटा कैसे निकलेगा। यदि वो नहीं पता होगा तो मेरा सवाल नहीं होगा। तो अल्फा माइनस बीटा कैसे निकाल लिया जाता है बच्चा, ध्यान से देखो। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, क्या अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा से निकल जाएगा। देखो कैसे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर +2 अल्फा बीटा और इधर साथ ही साथ -4 अल्फा बीटा। तो जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -2 अल्फा बीटा आएगा और इधर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एज इट इज रहेगा, जो कि पैक हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर में। तो इसका मतलब मेरी कैलकुलेशन सही है। तो अब मैं यहाँ पर इनको वैल्यू पुट कर देता हूँ, क्योंकि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात होती है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात होती है तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो वैल्यूज होती है वो इन्हीं दो चीजों की होती है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की। तो यहां से पुट करिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी बच्चा, p/1 है ना। तो p का स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा की वैल्यू थी c/1 मतलब 45 एंड दैट इज इक्वल्स टू 144। जब आप ऐसा करने जाएंगे तो ये हो जाएगा p² दैट इज इक्वल्स टू 90 180 144 प्लस 180। सॉल्व करने जाएंगे तो 324 p स्क्वायर की वैल्यू आएगी, जिससे यदि हम देखें तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +-18, ठीक है, +-18 हो जाएगी हमारी p की वैल्यू, ठीक है, कर लेंगे। अब p की वैल्यू प्लस क्यों आई है, इसका भी लॉजिक है बेटा। चाहे आप इसको यहाँ पर प्लस करिए चाहे माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस भी होगा तो भी स्क्वायर होने पर वो प्लस ही रहेगा और माइनस हुआ तो भी, तो इसका प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए p की दोनों ही वैल्यू यहाँ पर एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। इन द एडजॉइनिंग फिगर TP and TQ are the two tangents to a circle with center O. If POQ ये वाला जो एंगल है ये 110 डिग्री दिया हुआ है, तो आपसे पूछा गया PTQ कितना होगा, मतलब ये वाला एंगल। तो पता होना चाहिए आपको कि ये 90 होता है और ये 90 होता है टेंजेंट के कारण, तो ये ऑटोमेटिकली सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू आएगी 70 डिग्री। इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू b ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइंस व्हिच आर। पहली बात, यदि हम इसको ग्राफ पेपर पे बनाए तो x इक्वल्स टू a एक ऐसी लाइन होगी जो y एक्सिस के पैरेलल होगी, दिस इज x इक्वल्स टू a, और ऐसे y इक्वल्स टू b एक ऐसी लाइन होगी जो x एक्सिस के पैरेलल होगी, ये y इक्वल्स टू b है। अब ये कहां कटे, ये आपका ओरिजिन था 0,0, ये आपका ओरिजिन था। इस हिसाब से यदि आप देखें ये x एक्सिस है आपकी और ये आपका y एक्सिस है,
तो ये कहाँ कटे बच्चों, कहाँ कटे बताओ फटाफट से। ये कटे हैं x पर आप जब a चले, x पे कितना चले a और y पे कितना चले b, तो यहां पर ये पॉइंट मिला, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a, b, a, b। क्लियर? चलिए, तो इसका आंसर आएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस एट a, b। ठीक है, एक्स एक्सिस में जो एक्स एब्सिसा होगी आपकी उसकी a होगी और ऑर्डिनेट आपका b होगा। क्लियर? चलिए अगला सेट ऑफ नंबर्स में आपको मोड डिसाइड करना है, तो डेटा देख लेते हैं। मोड में होता है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी हो, तो 3 हमारे पास 4 है, 4s है, 5 हमारे पास 5s है, 6 हमारे पास 6 है, 8 हमारे पास 8s है और 10 हमारे पास 7 है। ठीक है, ये 10s है। ठीक है, A set of numbers consists of 3 4s, मतलब इसमें 4 बार 3 आ रखा है, 5 times 5 आया, 6 times 6 आया, 8 times 8 आया और 10 जो है 7 times आया। तो मोड क्या होता है, सबसे मैक्सिमम कौन सबसे ज्यादा बार अपीयर हुआ इन सब में, 8। तो कौन सा डेटा अपीयर हुआ, 8। इसका मतलब आपका मोड क्या हो जाएगा, 8। सबसे ज्यादा अपीयर क्या हुआ है, 8 अपीयर हुआ है। क्लियर? चलिए आगे अगला क्वेश्चन, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो, तो x y की वैल्यू 12 लाने के लिए आपके पास x y के कौन कौन से पेयर पॉसिबल है। तो नॉर्मली इस क्वेश्चन को आप एमसीक्यू में इस तरह का ऑप्शन से चले जाइए। 25 मेरे को याद है पाइथागोरस ट्रिपलेट के हिसाब से 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होता है, और यदि मैं उल्टा कर दूं 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर तो भी आंसर पॉसिबल है। हाई है ना? ठीक है, तो एक्स वाई की जो वैल्यू है वो 3,4 पॉसिबल है। तो इसमें ऑप्शन में 3 4 3 4 3 4 ही दे रखा है, मतलब एक्स की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 4 लेनी है। बट अभी भी एक कैच है इसमें, ध्यान से देखिए, यदि मैं -3 -4 ले भी लूं तो उसका स्क्वायर होने पर वो फिर प्लस हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर ये कंडीशन तो आपका 3,4 सूट कर रहा है, बट एक्स वाई वाली जो x इंटू वाई वाली जो कंडीशन है जो 12 आना चाहिए, वो दो कंडीशन से फुलफिल हो रही है। 3 इंटू 4 भी 12 होता है और -3 इंटू -4 भी 12 भी होता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा आंसर इज सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बच्चे कहेंगे सर 3,4, बेटा वो एक आंसर पॉसिबल। यदि आपका यहाँ कोई ऐसी सिचुएशन दे रखी होती जिसके कारण और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठता, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर है सी। क्लियर? चलिए ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ओके, ये रहा। तो अब इसमें बोला गया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी लेंथ जो है, साइड की लेंथ है वो है 2p। कितना है बच्चों? 2p है हमारी लेंथ, और इस हिसाब से हमें इस परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है। परपेंडिकुलर क्या है पहले तो ये देख लेते हैं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका नाम है एबीसी, इसमें यदि आप ए से बीसी पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो डी पॉइंट पे कट करा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इस हर साइड की लेंथ है 2p। कितनी है? 2p है। तो अब आपको पता होना चाहिए ट्रायंगल का एरिया, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका एरिया दो तरीके से निकाला जा सकता है। एक निकाला जा सकता है √3/4 a स्क्वायर से, और एक निकाला जा सकता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट से। और अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कौन सी वैल्यू कितनी जाएगी। तो ध्यान से देखो, हमारी ए जो होती है साइड होती है और बेस भी साइड ही होती है। तो हम वैल्यू डाल देते हैं 2p का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 2p इंटू हाइट। इस हाइट को आप चाहे तो एडी भी लिख सकते हैं क्योंकि आप एडी ही निकाल रहे हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व कर देते हैं फटाफट से, कैलकुलेशन ही है। √3/4 इंटू 4p स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 2p इंटू एडी। जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और एडी के लिए, और ये p से ये एक p भी कट जाएगा। तो इस हिसाब से आपका क्या आंसर आ जाएगा, यहां पर एडी की जो वैल्यू है दैट विल बी, ये 4 से 4 भी कटा तो √3p। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? ऑप्शन वाइज बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, फ्रॉम द डेटा दिस इफ ऑल द इवन नंबर्स आर रिमूव्ड। यदि रिमूव कर दीजिए, इवन नंबर रिमूव कर दिए भैया, then the probability of getting a random prime number 1 से आता है, मार्क कर लीजिए, 1 और 7 ये लीजिए। बस गलती कर दी, यदि आपने इस 1 को ले लिया तो 1 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एक प्राइम नंबर
नहीं होता, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा एक प्राइम नंबर नहीं है, बस इतना सा करते ही आपके पास पता लग गया इस बचे हुए डेटा में एक ही प्राइम नंबर है 7, तो आपका आंसर होना चाहिए 1/7 या 1/5। 1/5 क्यों आएगा, इसका आंसर है 1/5। क्यों आएगा, इसका रीजन समझ लीजिए, उसने 4 और 16 को हटा दिया है, तो अब आपके पास जो डेटा बचा है, टोटल डेटा जो आपके पास चाहिए 1 2 3 4 और 5 है, इसलिए आंसर इज बी 1/5। चलिए अगला, The zeros of a polynomial are twice the zeros of this। पहले हम इसके zeros निकालते हैं और उसका फिर डबल इधर करेंगे। चलिए तो पहले एक काम कर लेते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, इसके जीरोस यदि मैं फैक्टराइज करने जाऊंगा तो 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 6, कॉमन लेंगे तो 4x कॉमन तो x माइनस 2 प्लस 3 कॉमन तो x माइनस 2। ऐसा करने पर हमारे दो जो नंबर्स बनेंगे अल्फा और बीटा वो बन जाएंगे 4x प्लस 3। अब यहां से देखिए x की एक वैल्यू तो आ जाएगी 2, जिसको मैं अल्फा मान लेता हूं, और बीटा जो मेरा है वो निकल के आ जाएगा -3/4। अब क्योंकि इस वाली इक्वेशन में जो जीरोस का रिलेशन है वो डबल है, यहाँ पर अल्फा बीटा है या 2 अल्फा 2 बीटा, तो इसका डबल कीजिए, तो 2 अल्फा मेरा 4 हो जाएगा और 2 बीटा जो है वो मेरा -3/4 इंटू 2 करने पर -3/2 हो जाएगा। क्लियर। चलिए तो अब आपसे क्या पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। p कैसे निकलेगा, जब मैं 2 अल्फा प्लस 2 बीटा को जोड़ दूंगा, यस और नो, तो मेरा क्या आता है -p/1। इस हिसाब से 2 अल्फा की वैल्यू है मेरी 4 और 2 बीटा की वैल्यू है मेरी -3/2। सॉल्व कीजिए, p की वैल्यू आएगी, सॉल्व कर दीजिएगा तो +5/2 इज टू -p, तो p मेरा कितना हो जाएगा -5/2। तो इस हिसाब से मेरी p की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5/2। ए इज द राइट आंसर। चलिए ओके, इसका मैच करना है कि ये कौन सा सिमिलर आंसर दे रहा है, तो इसका आंसर आएगा ये वाला, ठीक है। चलिए डी इज द राइट आंसर। इसमें जो एक छोटी सी मिस्टेक है वो ध्यान रखिएगा कि ये यहाँ पर ये स्क्वायर में है, ठीक है, 2 है, यहाँ पर नहीं है, ये 2 यहाँ पर है, सिमिलरली यहाँ पर भी ये 2 यहाँ है, ठीक है, थोड़ा सा एरर है, इसको सही कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो इसका डी आंसर है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 इज द राइट आंसर। कैसे आया वो भी देख लेते हैं। हमें बताएं sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, इसकी वैल्यू 1 होती है। अब यदि मेरे को चाहिए कि मैं पहली बार में cos स्क्वायर को sin स्क्वायर को गायब कर दिया ना, देखो, तो sin स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो sin स्क्वायर a की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस cos स्क्वायर a, और इस वैल्यू का आप इसमें डाल दीजिए तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस cos स्क्वायर a। जब आप ऐसा करेंगे तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर a माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर a, जो कि मॉडिफाइड करके आपका डी आंसर बना देता है। तो हम स्टार्ट कर रहे थे ए के लिए कि भैया पहले आंसर में साइन हटा दिया गया, तो साइन हटा देते हैं, तो साइन हटाने की कोशिश करने लगे, तो जब अरेंज करके देखा तो ये तो नहीं बन रहा था, ये वाला बन रहा था, तो बाकी किसी ऑप्शन पे जाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमारे इस हिसाब से आंसर जो है एक ही सही हो सकता है, दूसरा ये वाला तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि रिवर्स है तो माइनस कॉमन आ जाना चाहिए। साइन स्क्वायर का एक ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हैं, वो भी आंसर में नहीं आएगा। चलिए ओके, अगला, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 20.5 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर दैट इज 22 मीटर हाई। एक 22 मीटर के टॉल टावर से एक पर्सन जिसकी हाइट 1.5 है वो 20.5 मीटर दूर खड़ा है, तो आप ये बताइए जब वो टॉप ऑफ द टावर को देख रहा होगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, ट्राइंगल ही नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं लग सकती, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो 1.5 मीटर ऊंचा आदमी अपनी आंखों से देखेगा जो कि उसके सिर पर है, तो इसका मतलब यहां तक की हाइट सामने वाले टावर की भी हमें रिमूव करनी पड़ेगी, मतलब इतनी 1.5 मीटर हाइट हम टॉल जो है हटा देंगे, तो यहां से जो टावर की एक्चुअल हाइट बचेगी अंदर की तरफ की वो बचेगी 20.5, और इतनी ही दूरी पर, क्योंकि नीचे जितनी दूरी मेरी पैरों से टावर की है उतनी ही मुंह से भी होगी, तो टावर से मेरी दूरी भी 20.5 होगी। और अब यहाँ पर थीटा निकालना है, और इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन क्या कहलाता है,
tan theta. Tan theta 20.5 upon 20.5, that means tan theta is equals to 1. तो थीटा क्या हो जाएगा बच्चों? 45 डिग्री. 45 डिग्री इज द राइट आंसर. क्लियर? ये मैं तो आपको समझा रहा हूं. जब आपको ये करने की बारी आएगी तो आपको फटाफट करना होता है. ठीक है, चलिए अगला. A tree casts a shadow 15 meter long on the level of the ground when the angle of elevation of the sun is 45. एक ट्री है जिसकी हाइट x है और वो ग्राउंड पर 15 मीटर लॉन्ग शैडो कास्ट कर रहा है जबकि एंगल ऑफ एलिवेशन 45 है. अभी बताया परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन क्या हो जाता है बच्चों? tan थीटा. तो tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है 45 पर 1. तो 1 के हिसाब से ये 15 है तो ये भी कितना होना चाहिए? 15. इसका मतलब डी इज द राइट आंसर. क्लियर? चलिए. From a solid cylinder with height 10 cm and radius of a base 6 cm, a right circular cone of the same height and the same base is removed and the volume of the remaining solid. एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर से आपने सेम रेडियस का और सेम हाइट का एक कोन हटा दिया. जब आप हटाएंगे तो ये एरिया बच जाएगा. 3D में आपको देखें तो ये वाला एरिया बच जाएगा. आपको इसका वॉल्यूम पता करना है. तो वॉल्यूम के लिए पहले फॉर्मूला घटा लेते हैं. कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ये हटाना है. किस में से हटाना है? सिलेंडर में से जिसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच. तो यदि देखा जाए तो पाई आर स्क्वायर एच कॉमन ले लिया जाएगा तो अंदर बचेगा 1 - 1/3. इस हिसाब से क्या हो जाएगा बच्चों? 2/3 पाई आर स्क्वायर एच. वैल्यू डाल दीजिए इसमें. 2/3 पाई की वैल्यू 22/7. एक चीज और ध्यान रखिएगा, आंसर हमें किस में दे रखा है? पाई में दे रखा है. तो पाई की वैल्यू भी हमें नहीं डालनी है. ठीक है, पाई की वैल्यू भी हम हटा देते हैं. तो पाई को पाई लिखा रहने देते हैं. आर की वैल्यू थी हमारी 6, स्क्वायर से 2 बार और एच की वैल्यू हमारी 10. ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 से 6 कटा 2 टाइम. 2 2 4, 4 6 24, 0 पाई. मतलब 240 पाई इज द रिमेन सॉलिड वॉल्यूम ऑफ द रिमेन सॉलिड. 240 पाई मतलब सी इज द राइट आंसर. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. The median of 137, the median is 137 and mean is 137.05. Then the value of the mode is. यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? एम्पेरिकल फॉर्मूला. एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या कहता है? 3 मीडियन minus 2 mean is equals to mode. ये फॉर्मूला एज इट इज याद रखना. एमईडी अल्फाबेटिकली लेट आता है बट यहां पहले आएगा. एमईए अल्फाबेटिकली पहले आता है पर यहां बाद में आएगा. ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है. ऐसे याद कर लीजिएगा. 3 2 1. एमईडी थर्ड पोजीशन, मतलब एमईडी जो है लेटर में पीछे आना चाहेगा बट यहां फॉर्मूले में आगे आएगा MEA. मीन का जो MEA है वो पहले आता है ग्रामेटिकली बट वो पीछे है. तो दोनों बड़े में से छोटे का सब्ट्रैक्शन करना है. 3 - 2 = 1. मीडियन मीन. ये बस मेरे को ऐसे ही याद रखना होता है कि ME वाले टर्म्स आगे पीछे आएंगे और मोड वाला MO वाला अलग रहेगा और उसके बाद मैं फॉर्मूला कर दूंगा. चलिए कैलकुलेशन देखते हैं. 3 × 137 - 2 × 137.5 05. सॉरी, एक छोटी से छोटी चीज भी आपको ध्यान रखनी होती है. 05 ये मोड बनाएगी तो मोड का आंसर निकल आएगा. 3 × 137 करेंगे तो कितना आ जाएगा? फटाफट से बताइए. 4. ठीक है, 411. और जब आप यहां करेंगे तो कितना आ जाएगा? 174.10. ठीक है, 174.10 ये आपका मोड आएगा. पक्का? चलिए एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लीजिएगा. 7 7. ठीक, चलिए अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपका आंसर बन जाएगा 0.90. ठीक है, कैसे घटाया? 174.40 को करने पर 174.10. तो 90 तो आ गया. यहाँ 0 अज्यूम हो जाएगा. ये 0 हुआ तो 10, 10 में से 4 गया तो 6. अब क्योंकि इसको 10 बनाने के लिए यहाँ से भी क्या होगा तो ये 0 हो गया तो 10 में से 7 गया तो 3. ठीक है, यहाँ 2 आएगा बच्चों. सॉरी, ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा और ये घटाएंगे तो आपका 1 आ जाएगा. तो 136.90 इज द राइट आंसर. ठीक है, 136.90 इज द राइट आंसर. चलिए अगला सवाल.
If a number x is chosen at random from the numbers this, then the probability that x square is less than 2. x स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 2 से कम आनी चाहिए। इसका स्क्वायर 4 बनेगा, इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 0, इसका स्क्वायर बनेगा 1 और इसका स्क्वायर 4। हमें 2 से छोटा चाहिए तो हमारे पास 3 फेवरेबल केसेस हो गए और टोटल केसेस है हमारे पास 5, तो आंसर इज 3/5। डी इज द राइट आंसर। क्लियर? डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल। If the circumference of a circle increased from 4 pi to 8 pi, यदि आपने 4 pi से 8 pi कर दिया तो ये ध्यान रखिए जब आप सर्कमफेरेंस 4 pi कर रहे थे तो रेडियस जो थी 2 pi r से कंपेयर करने पर आपको पता लगेगा कि आपकी जो रेडियस थी दैट वाज 2, तो रेडियस 2 थी। अब आपने रेडियस जो सर्कमफेरेंस है वो 8 pi कर दी है, तो इसका मतलब अभी फॉर्मूला तो ये रहेगा, बस रेडियस की बड़ी हो गई होगी, 2 से इसको कटेगा 4, पाई से पाई कटा तो रेडियस जो नई रेडियस है दैट इज 4। अब इस हिसाब से पूछा आपका एरिया में क्या चेंज आएगा, तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई इंटू 2 इंटू 2 4, तो इसका तो एरिया भी 4 पाई आएगा। इसका एरिया क्या हो जाएगा पाई इंटू 4 का स्क्वायर दैट मीन्स 16 पाई। ठीक है, तो अब यदि रेशो वाइज देखा जाए तो नया एरिया जो है वो पुराने एरिया का 4 टाइम्स हो जाएगा। तो पावर हाफ, डबल, ट्रिपल, क्वाड्रिपल 4 बार बढ़ जाएगा, 4 गुना हो जाएगा नया एरिया पुराने एरिया का, तो इसका मतलब क्वाड्रिपल्ड हो जाएगा। चलिए विच ऑफ द, ये तो एक फॉर्मूला बेस्ड आंसर है, ये आपको याद होना चाहिए कि किसी भी इवेंट के होने और ना होने का जो सम होता है, किसी भी इवेंट के होने और ना होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसका सम इज ऑलवेज 1। क्लियर? चलिए Hidden question है, a chord of a circle of radius 10 subtend a right angle at the center, find the length of the chord। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। ये सेंटर है, एक कॉर्ड है जो सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बना लिया, यहाँ पे 90 बन रहा है। यदि 90 बन रहा है तो ये रेडियस है, ये रेडियस है, और यदि ये 90 है तो पाइथागोरस थ्योरम के कारण ये √2r होगी। है ना? पता है आपको? ये बात पता होनी चाहिए कि यदि कभी भी आइसोसेलियस राइट एंगल ट्राइंगल की साइड की बात की जाती है तो उसकी जो हाइपोटेन्यूस होती है वो √2r हो जाती है। क्लियर? तो इस हिसाब से रेडियस हमें दी गई है 10, तो इसकी जो हमारा हाइपोटेन्यूस है मतलब कॉर्ड, ये कॉर्ड का बिहेव करेगी तो कॉर्ड विल बी √2 ठीक है, तो इस आंसर इज 10√2। क्लियर? ये आपको ध्यान होना चाहिए। चलिए अगला सवाल असर्शन रीजन पे आ जाता है। ये बड़ा अच्छा सवाल होता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि किसी भी एपी की 2 कंटिन्यूअस टर्म को घटाया जाए तो क्या उसमें n आएगा? आएगा? नहीं आता है। एक नंबर आता है, क्योंकि an और an-1 को जब भी घटाया जाता है तो d आता है। d इज अ नंबर, d एक नंबर होता है, n नहीं होता है। n क्या होता है? टर्म वैल्यू होती है, टर्म पोजीशन, तो उसके हिसाब से तो चेंज होती रहेगी। ऐसा नहीं होता है, एपी बनती तब है जब आपका d फिक्स हो जाए। तो क्या बोल रहा है वो आपसे, यहाँ बोल रहा है कि an-1 इन दोनों टर्म्स को, जब 2 कंटिन्यूअस टर्म्स को आपस में घटाया जाएगा तो d आएगा। तो ये इसको हटा के आप क्या बोलिए d। d इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ n। क्या d इंडिपेंडेंट ऑफ n नहीं होता? बिल्कुल होता है, मतलब ये सेंटेंस गलत है। नॉट इंडिपेंडेंट बोल रहा है जबकि इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, देन द गिवन सीक्वेंस इज AP, तो ये असर्शन ही गलत है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, d n पे डिपेंड नहीं करता है। d जो है वो n पे डिपेंड नहीं करता है, n पे डिपेंड करता है an, दैट इज 4n + 5। ये an का फॉर्मूला होता है, d का नहीं। d तो हमेशा एक नंबर होता है जो 0 भी हो सकता है। क्लियर? तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो हमारा असर्शन गलत है, इस हिसाब से रीजन को सही होना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा ऑप्शन नीचे के ही बचते हैं। यहाँ पर दोनों सही बोल रहा था जबकि हमारा असर्शन गलत हो गया। कॉमन डिफरेंस d इज कांस्टेंट और इंडिपेंडेंट ऑफ n, ये बात सही बोली है उसने कि जो d है हमारा वो इंडिपेंडेंट ऑफ n होता है, जबकि ये कह रहा है नॉट इंडिपेंडेंट, मतलब डिपेंडेंट है, तो गलत है। तो असर्शन गलत है, रीजन सही है। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो ये वाला नहीं, d वाला इज द राइट आंसर कि असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। चलिए, द वैल्यू ऑफ sin थीटा इज इक्वल्स टू 4/3। हो सकता है क्या sin थीटा की वैल्यू इज ऑलवेज इन बिटवीन 1 2, अभी तो आपके केस में 0 ही चलती है ना। sin थीटा की जो वैल्यू आती है वो कितनी होती है? 0 से लेकर 1 के बीच में। अभी आपके लिए आगे चल के आप देखेंगे -1 से +1 के बीच में होती है। तो अभी जो बोल रहा है वो बोल रहा है द वैल्यू ऑफ sin थीटा इज 4/3 इज नॉट पॉसिबल। बिल्कुल सही बोल रहा है। असर्शन जो बोला गया वो सही स्टेटमेंट है। रीजन पे आते हैं।
हाइपोटेन्यूज इज द लार्जेस्ट साइड इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है। बात तो ये भी सही है, चलो तो ये भी सही है। अब हमें देखना है कि क्या ये दोनों एक बात, ये जो बात है रीजन वाली, वो असर्शन को एक्सप्लेन कर पाती है नहीं कर पाती। तो देखो या तो ए आंसर होगा या बी होगा, सी और डी तो खत्म हो गया। अब ए और बी में से कौन सा लग रहा है, ए या बी? चलो देखते हैं। क्या हाइपोटेन्यूज वाला कॉन्सेप्ट साइन थीटा में लगता है? बिल्कुल लगता है। ध्यान से देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है। साइन थीटा होता है पंडित बद्री प्रसाद बटा हरि हरि बोल, तो इसका मतलब P बाय H, और P बाय H के हिसाब से एक राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर 4 और हाइपोटेन्यूज 3 हो सकता है क्या? हाइपोटेन्यूज यही तो बोला, हाइपोटेन्यूज इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, इसका मतलब नहीं। तो ये दोनों बातें सही है और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है कि बेटा ध्यान से देखो साइन थीटा परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज होता है और परपेंडिकुलर 4 और हाइपोटेन्यूज 3 किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का पॉसिबल नहीं हो सकता। इसका मतलब ए इज द राइट आंसर, जो कि इसको सही से एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसके बाद हमारा इसका BCD ऑप्शन, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई है। उसके लिए आप नेक्स्ट अपने वीडियो पे चले जाइए, वहां पर आपको सेक्शन बी के सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। थैंक यू।